वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है आई मेड अ मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द महाभारत। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल की इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ने पांडवों का साथ क्यों दिया, जबकि तेलुगु, बंगाली और ओडिया लोग कौरव पगलू क्यों बने? कश्मीर तो पूरी स्विट्जरलैंड ही बन गई, न्यूट्रल। और बिहार आईपीएल बुकिंग एजेंट की तरफ दोनों साइड हेजिंग किया था। जी हाँ, बिफोर यू आस्क, मैंने महाभारत में जितने भी राज्य मेंशन हुए सबको मैप पे प्लॉट कर दिया। 6 months of my life that I'm never getting back, but no regrets, because जो मैंने निकाला है ना वो तुम्हारा दिमाग हिला करके रख देगा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। शुरू करने से पहले आई थिंक आई शुड बी ऑनेस्ट विद यू। सच बताऊं तो बचपन में ना मुझे महाभारत कभी पसंद ही नहीं आया था। इट वॉज काइंड ऑफ टू कॉम्प्लेक्स फॉर मी। इतने सारे कैरेक्टर्स, मोरल डिसीजंस, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स। आई वॉज द रामायण गाय, क्लियर कट हीरो, क्लियर कट विलेन। आधे लोग शायद पांचों पांडव के नाम भी नहीं जानते होंगे। So for those of you who have no idea what you're talking about, here's the story in a nutshell. 2 कजन ग्रुप्स होते हैं, कौरव जो 100 भाई होते हैं, जी हाँ 100 भाई, और पांडव which are 5 brothers, और दोनों फाइट करते हैं टू डिसाइड कि कौन हस्तिनापुर पे राज करेगा। What starts as a family feud suddenly escalates into this 18-day world war, जहाँ पे हर किंगडम फ्रॉम अफगानिस्तान टू श्रीलंका इन्वॉल्व थी। नाउ बिफोर वी गो एनी फर्दर, ये वीडियो एक रिलीजियस डिस्कशन नहीं होने वाली है, एंड हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के इमोशंस ऑफेंड हो सकते हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जब कभी महाभारत के बारे में डिस्कशन होता है, देन यूजुअली 2 किस्म के लोग सेपरेट हो जाते हैं। एक जो बिलीव करती है कि महाभारत इज प्योर फिक्शन, इसका सच के साथ कोई लिंक नहीं है, और एक दूसरा व्हिच बिलीव्स दैट महाभारत इज लिटरल इतिहास। फिक्शन टीम कहती है कि लुक एट ऑल दिस मैजिकल स्टफ दैट्स हैपनिंग, राइट? कृष्णा का इन्फिनिट सारी ग्लिच, भीष्म का इच्छा मृत्यु वरदान, गांधारी के डिस्ट्रक्टिव आई बीम्स, एंड पांडवों का दिस वेरी मैजिकल ओरिजिन स्टोरी वेयर कुंती लिटरली हैड द एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन विद एनी गॉड्स। बट जवाब में ये भी आता है कि होल्ड ऑन, महाभारत में लिखे जितने सारे प्लेसेस हैं, दे ऑल एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। कुरुक्षेत्र इन हरियाणा, हस्तिनापुर इज रियल, दैट्स इन वेस्टर्न यूपी, इंद्रप्रस्थ दैट्स दिल्ली। इवन आर्कियोलॉजिस्ट्स को हस्तिनापुर वाले साइट से बहुत सारे एंशिएंट वॉरफेयर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स भी मिले। सो व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज माइथोलॉजी? हियर्स द थिंग, महाभारत एक एपिक है, एंड इट्स नॉट द ओनली एपिक इन द वर्ल्ड। देयर आर मेनी लाइक होमर्स ओडिसी या एपिक ऑफ गिलगमेश। एपिक्स प्योर हिस्ट्री या प्योर फिक्शन नहीं होते, ये एक हिस्टोरिकल वड़ा पाव के जैसा होता है, जिसमें हिस्ट्री का वड़ा माइथोलॉजी के पाव में दबा रहता है। बट महाभारत की खासियत यह है कि इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक्स इन द वर्ल्ड। महाभारत के कंपैरिजन में स्टोरीज लाइक ओडिसी या इलियड जस्ट सीम लाइक शॉर्ट स्टोरीज। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन विवेक देबरॉय, महाभारत वाज कंपोज्ड इन 3 वर्जन्स। पहले वर्जन को जय कहते थे, व्हिच इज एस्टिमेटेड टू बी रिटन अराउंड 1000 BC. इस वर्जन में just 8,800 verses थे, which concerned about the war specifically. So this had no philosophy, no religious stories, just simple war journaling. Second version में the Mahabharata was expanded, and this is when the total number of verses was expanded to 24,000. ये लिखा गया होगा between 800 BC to 400 BC. Many interesting things were happening around this time. Upanishads were written, Buddhism was rising. So the tone shifted from a war journal to a epic emotional drama. And third phase में महाभारत का final edit स्टार्ट हुआ from 400 BC and went all along into 500 AD. ये महाभारत का फाइनल एडिट था ड्यूरिंग द गुप्त एरा, जहाँ पे भक्ति वाज द बिगेस्ट फोकस। इसी दौरान भगवत गीता भी ऐड हुआ था महाभारत में, एंड सम ऑफ द हेवीएस्ट फिलोसफी डिस्कशंस वर एडेड टू द महाभारत। देखो, कुछ लोग इन डेट से ऑफेंड हो जाते हैं, बट मेरा गोल यहाँ किसी एक पर्सपेक्टिव को प्रमोट करना नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव शेयर करना है कि आज की मॉडर्न रिसर्च क्या हिंट करती है। महाभारत फॉर एग्जांपल also mentions the kingdoms like Cholas, Pandyas and even the Huns and the Shakas, which tells you that these additions had to be pretty late in the game. 1000 AD आते आते महाभारत के different versions आप तरफ बनने लगे। For example, the Tamil Bharat Venpa, जो कि 9th century में लिखा गया था। 1025 में नन्नाया जी ने आंध्र महाभारतम लिखा था। 15th century में ओडिया पोएट सारला दास ने ओडिया महाभारत कंपोज किया था, एंड 1604 में काशीराम दास जी ने बांग्ला महाभारत कंपोज किया था। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, महाभारत कोई एक फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं था। जैसे जैसे इंडिया बदली, चेंज हुई, आगे बढ़ी, वैसे वैसे महाभारत भी एक्सपैंड होता गया। सो
To recap, the very core of Mahabharata, which is the war, might have related to a real event something around the 1500 BC, जब कुरु क्लैन के 2 ब्रांचेस में काफी कलेश हो गया था. Some people also think this might be related to the दशराज्य युद्ध of the Rigved, जहां कुरु क्लैन के ancestor भरत खुद प्रोटैगनिस्ट थे. Over time, the story was expanded to include many subplots, many philosophies, many characters, and more geographies. With all that context, let's come back to our map now. 2000s में जब मैं महाभारत स्किप करके रामायण देख रहा था टीवी पर, तब रिसर्चर जिजत जी ने महाभारत में मेंशन सारे लोकेशंस को मैप पे प्लॉट किया था. नोटिस कीजिए कि इस मैप में हम प्राचीन महाजनपदों के नाम के सहित आज के कश्मीर, कर्नाटक, उत्कल, तेलंगा जैसे बहुत सारे लोकेशंस देखते हैं. आई डिसाइडेड टू यूज दिस मैप, बट एक सिंपल सा दिक्कत था कि इस मैप पे बस लेबल्स दिए गए थे और बाउंड्रीज नहीं थे. एंड इफ यू नो एनीथिंग अबाउट आईपी मैप्स, द इजीएस्ट टूल टू विजुअलाइज डेटा ऑन मैप, डेटा विजुअलाइज करने के लिए यू नीड रीजनल बाउंड्रीज. So I decided to use something called the Voronoi tessellation algorithm, जो कि साउंड बहुत कॉम्प्लेक्स करता है बट इज pretty simple. इसे आप एक सेट ऑफ डॉट्स को एक सेक्सी हनीकॉम शेप में कन्वर्ट कर सकते हो. तो मैंने ये अप्लाई किया एंड आई गॉट दिस हनीकॉम शेप पैटर्न. हर पॉइंट के अराउंड एक पॉलीगॉन जैसा बाउंड्री क्रिएट हो जाता है, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली उस प्लेस का रीजन बाउंड्री मान सकते हैं. इज इट 100% एक्यूरेट? डेफिनेटली नॉट, बट डज इट लुक कूल? यप. रियल लाइफ में ये बॉर्डर्स फॉलो किए होंगे नेचुरल बाउंड्रीज को, लाइक रिवर्स या फॉरेस्ट्स. Enough context setting, let's now dive deep into our map. Start करते हैं with ground zero, कुरुक्षेत्र. आज कुरुक्षेत्र हरियाणा का बस एक छोटा सा टाउन है, बट बैक देन इट वाज द होम ग्राउंड ऑफ द कुरुज. महाभारत में कौरव और पांडव कजिन्स थे, यानी कि उनके फादर्स वेर ब्रदर्स. धृतराष्ट्र वाज द एल्डर ब्रदर, बट ही वाज ब्लाइंड, तो वो ट्रेडिशनली रूल नहीं कर सकते थे. सो हिज यंगर ब्रदर पांडु बिकेम द किंग, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ही सालों में चल बसे. सो पांडु के बाद राजा बनेगा कौन? कौरवों के पक्ष से दुर्योधन बोलता है, मैं बड़े भाई का बड़ा बेटा हूँ, तो टेक्निकली गद्दी मेरी हुई. जबकि पांडवों से युधिष्ठिर वुड हैव सेड, मेरे पिता रूल करते थे एंड आई एम ओल्डर देन यू दुर्योधन. सो ये छोटा सा डिस्प्यूट कॉज द एंटायर किंगडम टू फ्रैक्चर. जो वेस्टर्न पार्ट था, वो आज का हरियाणा, वो पांडवों को साइड करता था. इस रीजन का कैपिटल था इंद्रप्रस्थ, यानी कि आज का दिल्ली. ईस्टर्न कुरुक्षेत्र स्टेड विद द कौरव्स एंड देयर कैपिटल वाज हस्तिनापुर, व्हिच इज स्टिल अ टाउन टुडे क्लोज टू मेरठ. इस कुरु समाज के कलेश के चलते पूरे भारत को एक साइड पिक करना पड़ा. अब हम जोन बाय जोन जाएंगे और रिव्यू करेंगे कि किसने किया किसको सपोर्ट, किसको मिला किसको वोट. सो लिसन अप बॉयज एंड गर्ल्स, आईआईपी इज द गोट. कुरुक्षेत्र के बाजू में है किंगडम ऑफ पांचाल, जो मैप में है सॉलिड ग्रीन, मतलब टीम पांडव. मेक सेंस राइट? द्रौपदी जी यहाँ से थी एंड उनके पिता श्री राजा द्रुपद यहाँ के रूलर थे. दैट एक्सप्लेन्स हाउ शी गॉट बोथ द नेम्स द्रौपदी एंड पांचाली. द्रुपद राजा काइंडा हैड टू सपोर्ट द पांडव्स डी फैक्टो. आई मीन, हाउ कुड यू नॉट सपोर्ट योर दामाद्स? इमेजिन द डिनर टेबल कन्वर्सेशंस. कुरुक्षेत्र के साउथ में था एक और किंगडम कॉल्ड मत्स्य. मत्स्य ही वो किंगडम था जहाँ पे पांडवों को अपना अज्ञातवास, यानी उनके वनवास का द फाइनल ईयर spend करना पड़ा था. This, by the way, was the punishment for losing that dice game. So all the Pandavas took up different identities and took up different professions. Bhim became a cook and started working the kitchen. Arjuna became a transgender and started teaching dance. सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर, did you know what did he do? He became an advisor to the king, not on matters of dharma, but on playing dice. Not the smartest move. So it's understandable that the kingdom of Matsya was sympathetic to the Pandavas. But अब रुक करते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ. एंड इट्स ऑल ऑरेंज प्रदेश, मतलब टीम कौरव. गांधार, जो कि आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, यहाँ से गांधारी आई थी. शी वॉज द लॉयल वाइफ ऑफ धृतराष्ट्र हु डिसाइडेड टू कवर हर आईज ऑल हर लाइफ जस्ट टू सपोर्ट हर ब्लाइंड हस्बैंड. हाउ क्यूट. गांधारी के चतुर चालाक भाई थे शकुनी, who also belonged to Gandhar. So for obvious family loyalty reasons, Gandhar was hardcore Kaurav team. But not just Gandhar, look at this entire region. हर foreign kingdom यहाँ पे हमें orange दिखती है. The Yavanas meaning the Greeks, the Shakas meaning the Scythians, the Pallavas meaning the Persians, the Balika meaning the Bactrians और Tusharas meaning the Tocharians. ये सब कौरव के साथ थे. Also the Kambojas, who might have been the ancestors of the Cambodians. क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं? ये भी कौरवों को सपोर्ट करते थे. So what does this mean? This suggests कि कौरव probably were the dominant power.
उनका पर्शिया और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड और मिलिट्री कनेक्शंस रहे होंगे एंड ट्रेड के अलावा कल्चरली और रिलीजियसली भी कौरव इन लोगों को अपना हमसाया मानते होंगे। Because remember, just until few thousand years ago, we know कि इंडिया और ईरान के कॉमन गॉड्स हुआ करते थे। गॉड्स लाइक यम, वायु, मित्र, अश्विन, इंद्र, ऐसे कई सारे वैदिक गॉड्स को दोनों रीजन्स में पूजा जाता था। So you can see the Kauravas as representing this old ancient Indo-Iranian भाईचारा। Now let's take a look at the east. अंगिका भाषा जो आज के बिहार में बोली जाती है, इसका नाम पड़ा था फ्रॉम द रीजन अंग, जो कि तब एक किंगडम थी और ये भी कौरवों को ही सपोर्ट करती थी। अंग के रूल थे कर्ण, जो कि शायद महाभारत के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। कर्ण वाज द सन ऑफ कुंती एंड सूर्यदेव। कुंती वाज द मदर ऑफ द फर्स्ट 3 पांडव, सो टेक्निकली कर्ण वाज अ पांडव, बट कुंती जी हैड कर्ण व्हेन शी वाज नॉट मैरिड, सो दिस वुड बी समाज में नॉट स्वीकारित fight. So Kunti ji had to abandon Karna. This gave the poor kid trauma, abandonment issues, and पूरे समाज से उसे कोई रेस्पेक्ट नहीं मिला except from दुर्योधन, जिसने कर्ण का टैलेंट देखा एंड उसे उसका रेस्पेक्ट दिया। एंड तब से कर्ण was like, मैं कौरवों के लिए जी जान लगा दूंगा। It was thanks to Karna he led this दिग्विजय कैंपेन, जिससे वंगा, पुंड्रा, कलिंगा, उत्कल, ओड्रा, even the fear of प्रागज्योतिषा, आंध्र, तेलंगा, ये सब कौरवों के अंडर आ गए। Kauravas were clearly the dominant bloc here. But boys and girls, cover your mouth, it's time for the south. जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं, इट्स ग्रीन सीजन बेबी। पांड्या किंगडम ग्रीन, चोला लैंड्स ग्रीन, चेरा किंगडम्स ग्रीन। पूरी साउथ इंडिया सपोर्टेड द पांडव्स। नाउ पॉज एंड थिंक अबाउट दिस। दीस सदर्न किंगडम्स वर 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन बैटल, राइट? इनका कोई डायरेक्ट स्टेक नहीं था वॉर में, ये तो मतलब गंगा किनारे हो रहा था, सो इनका क्या लेना देना। नाउ बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स किंगडम्स, द वंस जिन्होंने दोनों को सपोर्ट किया था। And looking at you, गुजरात। गुजरात तब भी आज की तरह धंधो माइंडसेट में was hedging both sides। तब गुजरात में था किंगडम द्वारका, जो कि कृष्णा जी का किंगडम था। As you know, कृष्णा जी पर्सनली सर्व्ड एज अर्जुन का चैरिटियर, बट उन्होंने अपना वेरी फेमस नारायणी सेना, उनका फेमस आर्मी, वो दुर्योधन को दे दिया था। So गुजरात technically was on both sides। Similarly, Magad या साउथ बिहार also played for both sides because जरासंध के जो 2 बेटे थे, उन्होंने 2 ऑपोजिट साइड्स को सपोर्ट किया था। कुछ किंगडम्स जो बाकी सबसे आइसोलेटेड थे, फॉर एग्जाम्पल इन द उत्तर कुरुस, जो कि आज के किर्गिस्तान या तजिकिस्तान रीजन से हैं, और इवन इन द हिली रीजन्स लाइक नेपाल या कश्मीर या डीप फॉरेस्ट्स इन गुर्जर या कौशल, इन लोगों ने किसी का साइड नहीं लिया। नाउ लेट्स कम टू अ सदर्न ट्रबल। पांडव क्यों? इंद्रप्रस्थ की स्थापना करने के बाद युधिष्ठिर प्लान्स ऑन डूइंग द राजसूय यज्ञ एंड declare himself as the Samrat of Bharatvarsh. This is as big a deal as getting the Iron Throne in Game of Thrones. But वो बस एक यज्ञ पार्टी थ्रो करके सबको अपडेट नहीं भेज सकते। There is a process to it. 4 पांडवों को दिग्विजय कैंपेन्स लीड करने होते हैं in 4 different directions. Arjun goes to the north, Bhim to the east, Nakul to the west, and Sahadev goes to the south. इसी southern expedition में Sahadev is said to have won over the Cholas and the Pandyas. This is the mythological answer. But realistically, अगर आप गूगल करोगे कि चोल और पांड्यास ओरिजिनेट कब हुए थे, you will get the answer as 250 BC and 400 BC, जो कि रिमेंबर was the भक्ति काल, जिसमें महाभारत में फिलोसफी ऐड हो रहा था। तमिल कॉम्पोजिशंस के जरिए, कथकली गानों के जरिए, कन्नड़ लोकगीतों के जरिए महाभारत की कहानियां दक्षिण भारत पहुंचती हैं। तब to make Mahabharata more inclusive and reflective of the political climate, Cholas, Pandyas and maybe even Huns and Shakas जैसे kingdoms को स्टोरी का एक पार्ट बनाया गया होगा, even though उनका रियल वॉर से शायद कोई रिश्ता ना हो। जब तक स्टोरी साउथ तक पहुंची, तब तक ये क्लियर हो गया था कि the Pandavas were the good guys and Kauravas were the bad guys. So शायद इसीलिए all the kingdoms in South India de facto sided with the good guys. But फिर एक क्वेश्चन आता है कि पांडव गुड गाइज कैसे बन गए? जैसा कि हमने देखा था, कौरव एक वेल एस्टैब्लिश्ड वैदिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, द ओल्ड ऑर्डर। ऑन द अदर हैंड, पांडव्स रिप्रेजेंटेड द अंडरडॉग्स, जिन्हें बड़े बड़े किंगडम्स का सपोर्ट नहीं था, बट छोटे छोटे जंगल ट्राइब्स का समर्थन मिला था। ट्राइब्स जो कि वैदिक ऑर्डर में कभी इंक्लूडेड नहीं हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज द ट्राइबल किंगडम ऑफ निषाद, जिन्होंने पांडवों को कौरवों के असैसिनेशन अटेम्प्ट से बचाया था। वेल यू नो द लाख का घर, राइट? द प्लान टू बर्न द पांडवास इन अ हाउस। पांडवों के तौर तरीके लेकिन काफी एंटी वैदिक भी थे। लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस, पॉलीएंड्री। ये कॉन्सेप्ट वेदों में बिल्कुल अप्रूव नहीं है, और ना कि ये वेदों में अलाउड है कि वैदिक प्रिंसेस वुड मैरी प्रिंसेस आउटसाइड ऑफ देयर कास्ट। सो अर्जुन मैरिंग द नाग कन्या उलुपी और भीम मैरिंग द राक्षसी हिडिंबा, दीज आर ऑल अनवैदिक प्रैक्टिसेस।
हम पांडवों ने तो कभी भी नागवंशियों को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहा, और मैं तो नागवंशियों से मित्रता करने के लिए ही यहाँ भेजा गया हूँ, और एक ही संदेश लाया हूँ कि एक ही धरती पर विभिन्न स्थान पर बसने वाले लोग सदैव के लिए शत्रु बनकर या एक दूसरे से युद्ध कर जीवित नहीं रह सकते। So broadly it seems that Kauravas were popular in the lands जहाँ पे वैदिक कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग था, जबकि पांडव उन एरियाज में स्ट्रॉन्ग हुए थे जो वैदिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर थी, which makes you think कि शायद महाभारत फिजिकली हुआ हो या ना हो, ये कल्चरली जरूर हुआ होगा। ये एक अब्स्ट्रैक्ट वॉर था बिटवीन टू डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज, एक एलिटिस्ट एंशिएंट इंडो इरानियन वैदिक कल्चर सिंबलाइज्ड बाय लॉर्ड इंद्र, और एक ट्राइबल लोकल इंडियन नॉन वैदिक कल्चर व्हिच कुड बी सिंबलाइज्ड बाय श्री कृष्ण, जहाँ इंद्र को एक सिग्मा एंड्रू टेड वाइब्स वाला एक मैचो गॉड जैसा दर्शाया गया है, अपने हाथी पर विराजित होकर अपने से कमजोर शत्रुओं को खत्म कर देने वाला। कृष्णा रिप्रेजेंट करते हैं लव और यूनिटी को, एक फिलॉसफी कि हर जीव परमात्मा का ही एक अंश होता है। ये क्लियर हो जाता है इफ यू थिंक अबाउट द सीन जब श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को अपने छोटे उंगली से उठाकर सारे गांव वालों को इंद्र के प्रकोप से बचा लेता है। दिस आई थिंक इज सिंबॉलिक। ये एक क्लियर एक्सप्रेशन है कि इंद्र का टाइम अब खत्म हो गया एंड कृष्णा का टाइम अभी शुरू हो गया। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। महाभारत वॉर सिंबलाइजेस द कल्चरल माइलस्टोन, जब एक ओल्ड रिजिड इंडो यूरोपियन कल्चर इंडिया में आकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक इंक्लूसिव ऑथेंटिकली इंडियन सनातन धर्म में। इट रिप्रेजेंट्स द माइलस्टोन जब द ओल्ड गॉड्स गॉट रिप्लेस्ड बाय द न्यू गॉड्स, एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द मोमेंट जब भारत पर्शिया और सेंट्रल एशिया की ओर देखने के बजाय अपने अंदर झांकने लगती है, पूरे इंडिया को अपना मानने लगती है। Now, before we start looking for the moral of the story, हमें कक्ष में प्रस्तुत हस्ती का अध्ययन करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए द एलिफेंट इन द रूम को। क्यों हमारे खुद के इतिहास के बारे में जानना इतना कॉम्प्लिकेटेड है? लेट्स बी ऑनेस्ट। ऑन वन हैंड हमें मॉडर्न हिस्टोरियन से एक डर लगता है, एक अनईजी फीलिंग कि उनका सिर्फ और सिर्फ इकलौता गोल है कि इंडियन कल्चर को कैसे वो डिमिनिश कर सकते हैं, हमारी कहानियों में कैसे वो छेद ढूंढ सकते हैं और हम वो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा कल्चर ग्रेट नहीं है। ये डर हमें उनसे अंडरस्टैंडेबली दूर भगाती है। बट ऑन द अदर साइड हमें काफी ग्रैंड स्टोरीज बोले जाते हैं जो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड तो इंस्टिल करते हैं, भारत की छवि को बहुत ब्राइटन अप करते हैं द वर्ल्ड स्टेज। बट कहीं ना कहीं हमारे दिल में हमें पता होता है दिस इज सम काइंड ऑफ creative storytelling, so it requires some amount of faith to believe this. So हमें एक false choice लेना पड़ता है, accept a history जो कि दुनिया में accepted तो है but हमें छोटा फील करवाता है, या accept a mythology जो हमें बहुत अच्छा तो फील करवाता है पर दुनिया में और कोई बिलीव नहीं करता, which makes us feel very fragile and very vulnerable. इस पूरे वीडियो में मैं आपका कोई सोच बदलना नहीं चाहता, मैं आपको बस डिफरेंट पर्सपेक्टिव, स्टोरीज और रिसर्च से फेमिलराइज करना चाहता हूँ ताकि आप अपने मुताबिक अपना व्यू पॉइंट खुद गढ़ सके। बट हाँ, if you ask me for my own analysis, let me explain. After all the study, मेरा ये analysis है कि महाभारत 100% literal history तो बिल्कुल भी नहीं है, but इसका मतलब ये नहीं है कि महाभारत में जो कुछ है वो झूठ है। They are symbols, and symbols are not just not lies, they are far more useful than truth itself. They hint at some things more valuable than historical accuracy. Mahabharat somewhat is like India's collective fever dream, एक क्रॉस जनरेशनल चाइनीज विस्पर गेम जिसके जरिए भारत के तमाम कल्चर्स अक्रॉस तमाम टाइम पीरियड्स एक दूसरे के साथ एक नेट में बंधे हैं। मेरे अनुसार पांडवों की रियल विक्ट्री कुरुक्षेत्र के भूमि पर नहीं हुई थी, उनकी रियल विक्ट्री हुई थी भारत की कहानी में एक नया मोड लाने में, भारत के इंद्र भाव को कृष्ण भाव में परिवर्तित करने में। चाहे आप ये बिलीव करो कि महाभारत का हर शब्द एकदम करेक्ट है, या आप ये बिलीव करो कि महाभारत इज नथिंग बट पोएटिक फिक्शन, आप ये चीज डिनाई नहीं कर सकते कि महाभारत हैज हेल्प्ड सेट अप वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब अलग अलग दिखते हैं, हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, बट स्टिल एक ऐसा धागा है जो हमें एक साथ जोड़ता है। शायद ये जादू ना इस देश के मिट्टी में ही है, जिसने एक माँ की तरह यहाँ आए हर कल्चर को अपना माना, ना केवल बस उन्हें जीने दिया बट इंस्पायर किया खुद की कहानी लिखने के लिए, और बस किसी एक स्टोरी को सपोर्ट करने के बजाय इस देश के हर स्टोरी को जिंदा रखा, एक दूसरे के साथ बांधा, जोड़ा, गूंथा, मिलाया, समाया
और एक ऐसे बेतहाशा खूबसूरत सिविलाइजेशन को बनाया जिसका महाभारत आज एक स्वर्णिम प्रतीक है। दोस्तों, मैं हूँ आशीष और यह था मेरा स्टोरी ऑफ डाइविंग डीप इनटू द महाभारत। वीडियो के सारे रिसर्च नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे एंड इफ यूड लाइक टू फ्लेक्स योर न्यू फाउंड महाभारत नॉलेज, यू कैन ऑर्डर अ फ्रेम्ड महाभारत मैप विद द लिंक बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। सो आजकल जैसे हम लोग महाभारत भी देख रहे हैं अपने दूसरे चैनल पर और उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस भी आ रही हैं हमारे सामने जो हम देख रहे हैं, और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि अब जब हम महाभारत देख रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, तो एक पर्सपेक्टिव जो आपका है वो उसमें बहुत ज़्यादा आप कह लो कि वेरिएशन आपको देखने को मिलती हैं। I mean, कुछ भी फिक्स नहीं रहता। क्या हम उस चीज़ से लर्न करना चाहते हैं वो चीज़ मैटर करती है। और महाभारत के जितने भी कैरेक्टर हैं, ऑब्वियसली हर इंसान का ओपिनियन एक डिफरेंट रहेगा, बट हम उस चीज़ से किस तरीके से क्या अपने सर्कमस्टांसिस को लेकर चीज़ें समझ सकते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि महाभारत एक्चुअली में हुआ नहीं हुआ, जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो थे या नहीं थे, ये एक अलग डिबेट है। क्योंकि आई थिंक उसके लिए तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बट अगर हम लोग डिफरेंट सिविलाइजेशन की बात करें तो टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी सभ्यताएं ऐसी नज़र आई हैं जहाँ पर आपको उनके आप कह लो कि कुछ ना कुछ एविडेंस या उनकी छाप और कह लो कि वो थी कितनी स्ट्रॉन्ग थी, उनका उस टाइम पर क्या इन्फ्लुएंस था, ये टाइम टू टाइम आपको जो है आर्कियोलॉजिकली मतलब नज़र आती रही हैं। सो महाभारत की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोगों ने महाभारत की जितनी भी वीडियोस देखी हैं और जैसे हम लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि महाभारत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर साइड से कवर करना एक ही जगह पर, मतलब एक ही डेली सोप में बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हर कैरेक्टर इतना डिटेल में है कि मुझे लगता है कि उसको समझने के लिए आपको खुद की एफर्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार देखें, हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हुई होती हैं तो वो एक लंबे अरसे बाद आपके सामने स्टोरीज में जो है वो आती हैं। मेरा पर्सनली जो है यहाँ पर जो है वो ये मानना है कि अगर आप तक कोई स्टोरी पहुँच रही है ना तो कुछ ना कुछ जो है वो इतिहास में होता है। बाकी मैं एक बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि भाई आप अगर किसी की लाइफ की बायोपिक भी लिखते हैं ना तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आप मिस कर जाते हैं, आप जो है वो नहीं प्रेजेंट जो है वो कर पाते, क्योंकि पॉसिबल बहुत सारी जगहों पर या बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो नहीं होता। अभी जैसे मैप एक जो हमारे सामने आया था जिसमें जो है भाई एक डिवीजन दिखाया गया था, कौन किसके साथ है, कौन न्यूट्रल है, कौन जो है वो दोनों साइडों पे, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है वो दिखाई गई थी। तो काफ़ी मुश्किल होता है कि भाई आप जो है ना हर चीज़ को जो है वो मैनेज करके जो है एक पूरी सीरीज़ में दिखा पाएँ। चले आज का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुका है। आज आप जो है वो VFX की मदद से जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक ही जगह पर जो है वो कर सकते हैं और आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जितनी मर्जी डिटेल में भी दिखा लेना, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो रह जाती हैं, और वो जो चीज़ें रह जाती हैं ना लोग वहीं पे एक क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। बट मुझे ये लगता है कि अगर हम क्रक्स देखें कि उस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और जैसे लास्ट में उन्होंने बोला भी ना कि भारत में आप देखो कि इतनी डाइवर्सिटी है और हर किसी को कोई एक धागा जो है वो बांध के रखे हैं। और इतने सालों में हम लोगों ने जो वीडियोस देखी हैं, मैं एक चीज़ जो अंडरस्टैंड कर पाई हूँ कि नो डाउट मतलब कुछ किलोमीटर्स पर भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है भारत में, या आप कह लो कि खानों के नेम चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसकी फाउंडेशन है वो आपको सेम नज़र आती है हर जगह पर। जैसे हम लोग पहले खानों को देखते थे तो एक जगह पर अगर दिल्ली में खाने का नाम कुछ और है तो सेम वही खाना आपको गुजरात वाली साइड पर डिफरेंट नेम से जो है वो नज़र आएगा, सुनने को मिलेगा। लेकिन यह है कि एक दो मसाले आपको चेंज ज़रूर मिलेंगे बट उसके साथ साथ फाउंडेशन आपको सेम नज़र आती है। तो जो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है और वो जोड़ कर रखती है, तो कहीं ना कहीं पर सेलिब्रेशंस में, कल्चर में, डिफरेंट साइड के वो फाउंडेशन एक ही जगह पर आकर मुझे ऐसा लगता है कि मिलती है, जिसकी वजह से लोग रह पा रहे हैं और लोग इतनी खुशी खुशी वहाँ से मतलब आप कह लो कि एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं।
बाकी अगर मैप की बात करें तो वाकई में भाई मैं ये बात बोलूँगी कि भारत का जो मैप था वो बहुत बहुत बड़ा था कि आप वाकई में सोचते हो ना तो हैरानगी होती है कि उस टाइम पर इतने बड़े राज्य को संभालना बहुत बड़ी बात हुआ करती नहीं, थी। अभी जो वो दिखाया वो सारे डिफरेंट डिफरेंट राज्य थे, लेकिन वो हाँ। थे तो कौरवों के अंडर ही थे ना उस टाइम पर। नहीं, हाँ। कुछ कौरव्स के अंडर थे, कुछ हाँ। जो है वो आपके वो कहते हैं ना संबंध बहुत अच्छे होते Alliance हैं, अच्छे तो बन वो जाते उस हैं। वजह से जो है वो सपोर्ट करते हैं। जैसे गंधार की बात करें तो वहां से गंधारी जी आई थी, तो इस वजह से सपोर्ट जो है वो करती थी। तो वो सारी चीजें इस मैप में जो है वो दिखाई गई, अलग अलग राज्य थे। कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो है वो राज्य हाँ। दिखाए गए थे। हाँ। लेकिन तुम ये देखो कि जब भी हम लोग भारत की बात करते हैं हाँ। तो हमें उसमें ये भी सुनने को मिलता है कि भारत जो है कंबोडिया भी भारत के अंडर ही बिल्कुल, आया बिल्कुल। करता था। तो मतलब उस टाइम पर तुम ये देखो ना कि वो कितना बड़ा राज्य हुआ करता था। अब बीच में जाहिर सी बात है राज्य तो डिफरेंट डिफरेंट ही बिल्कुल, बैठेंगे ना, बिल्कुल। जैसे हमारे आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर कोई और होता है, फिर नीचे मंत्री बिल्कुल बैठना शुरू हो ऐसे ही जाते हैं। है। तो उस टाइम पर भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ होता होगा। लेकिन कलेक्टिवली अगर हम उस टेरिटरी को नाम देते होंगे तो एक ही देते बिल्कुल, होंगे। भारत। हाँ, तो एग्जैक्टली मेरा पॉइंट वो था। बट ओवरऑल मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छी वीडियो थी। अच्छी मुझे इसलिए लगी क्योंकि आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा पक्ष सुनने को मिलता है जो आपकी सोच को थोड़ा और पुश करती है कि आप किसी भी मतलब एंगल में सोच सकते हो। और मुझे ऑनेस्टली बोलूँ भारत की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वहाँ पर मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग होते हैं True. जो एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे की सोच को सुनना, एक्सेप्ट करना और उनको उनकी सोच के साथ रहने देना, मुझे लगता है कि ये अपने आप में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।